नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। मित्रों, कृषि में सबसे अहम तत्व जो होता है वो होती है मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी तभी होती है जब हम उसका ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें, और जब खेती किसानी में उपजाऊ मिट्टी होगी तो आपकी फसलें भी लहलहाएंगी। तो इसीलिए किसान भाइयों, अपने खेत की मिट्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसे उपजाऊ बनाए रखने के लिए उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराना बेहद ज़रूरी होता है, और इस काम में आपकी मदद करता है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। जी हाँ किसान भाइयों, इस संस्थान के ज़रिए आपको मिट्टी के परीक्षण में मदद मिलती है। मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, इसकी जांच वहां पर हो जाती है। इसके अलावा और कौन कौन से ये कार्य संस्थान करता है, किसान भाइयों की कैसे मदद की जाती है, उर्वरक का कैसे इस्तेमाल हो या मिट्टी का और कैसे ख्याल रखा जाए, इस बारे में तमाम जानकारियां इस संस्थान की ओर से मिल जाती हैं। तो इस संस्थान के और क्या क्या कार्य हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर A.K. पात्रा जी। आप भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो मृदा का विषय में तरह तरह शोध करते हैं। मृदा का जो भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है और जैविक गुण है, इस सब के ऊपर में शोध करते हैं हमारा संस्थान। और जो हम बोलते हैं मृदा शास्त्र, ये तीनों भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण, इन तीनों का समन्वय से मृदा शास्त्र बनता है। हमारा हम जो खेती करते हैं, जो हम फसल उगाते हैं, भरपूर फसल उगाने के लिए, अच्छा पैदावार करने के लिए अच्छा मृदा का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मृदा, अच्छा पानी, भरपूर पानी और अच्छा बीज, यह तीन चीज़ अगर मिल जाता है तो खेती बहुत अच्छी तरह होता है, पैदावार बहुत अच्छा होता है, उत्पादकता जो है वो बहुत अच्छा होता है और जो मुनाफा है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो हमको जो खेती करना है और उसमें जो मृदा का शास्त्र है, उस विषय में मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ। जो हम रासायनिक खाद हम देते हैं, क्योंकि फसल का पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का जो उपयोग है वो बहुत होता है, लेकिन अक्सर किसान भाई को शायद पता नहीं है कि जो खाद का ज़रूरी है मृदा में, उसी को ही देना चाहिए। नाइट्रोजन जो हम यूरिया का फॉर्म में देते हैं, कितना नाइट्रोजन देना है वो हम लोगों को जानना चाहिए। तो कैसे जाने? सॉइल टेस्ट करके, मृदा का जो टेस्ट करके, फिर उसमें क्या क्या मात्रा में नाइट्रोजन है, क्या फास्फोरस है, क्या पोटेशियम है, क्या सूक्ष्म तत्व है, ये सब जानकारी ले करके फिर हमको रासायनिक खाद देना चाहिए। और रासायनिक खाद हम जब ये सब टेस्ट करके देते हैं और संतुलित मात्रा में देते हैं, बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र हम बोलते हैं, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर जो रासायनिक खाद अगर हम देते हैं, और साथ में ये हर समय हमको याद करना है कि जो जैविक खाद है, जैसे आपका फार्म यार्ड मैन्योर है, जो जैसे हमारा वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद है, तो ये जितना भी जैविक खाद है वो देना ज़रूरी है। रासायनिक खाद, जैविक खाद और बायो फर्टिलाइजर्स, ये तीनों चीज़ देना बहुत ज़रूरी है, तो भी मृदा स्वास्थ्य बरकरार रहेगा। हमारा मृदा में जो ऑर्गेनिक कार्बन है, उसका मात्रा दिन के दिन, हम बहुत ज़्यादा खेती करते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, पैदावार हर साल हम लेते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमको चाहिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे करके हम कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा पैदावार बढ़े। तो अगर सालों साल हम ऐसे करते जाएं और हम उसका जो हमारा मृदा का जो स्वास्थ्य है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो कम होने में क्या होता है, जो सूक्ष्म जो जीव है उसका जो नंबर है और उसमें जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, वो कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, फिर जो मृदा स्वास्थ्य होना चाहिए वो नहीं होता है। तो रासायनिक खाद, जैविक खाद और बायो फर्टिलाइजर्स, ये दे करके हमको अच्छी तरह मृदा स्वास्थ्य को बरकरार रखना है और सटीक मात्रा में पानी देना है। और हमको जो बायो फर्टिलाइजर्स है
और जो बीज है, अच्छा बीज है, वो उगाना है। तो इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम जैसे बात करते हैं जो सूक्ष्म तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमारा मध्य प्रदेश में जिंक का कमियां बहुत है। 50% से ज़्यादा जो मृदा है उसमें जिंक का कमियां हुआ है। और इसमें अगर जिंक अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा पैदावार नहीं होगा, पूरा जितना पैदावार होना चाहिए वो नहीं होगा। तो वो भी देना चाहिए। कोई भी एक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स है उसका कम हो जाता है तो पैदावार नहीं होगा। तो हमको हमारा प्रदेश में, हमारा देश में कई तरह जो सूक्ष्म तत्व है उसका भी कमियां है। हमारा मध्य प्रदेश में सल्फर का कमियां है। तो ये सब चीज़ मृदा का टेस्ट करके ये अगर हम पूरा दें तो हमको फसल का पैदावार अच्छा होगा। और हम ये बोलना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जैविक खाद है वो आप दीजिए। आज हम नेचुरल फार्मिंग का हम बात कर रहे हैं और हमारा जो संस्थान है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर में काम भी कर रहा है। उसमें ये है कि जो सूक्ष्म जीव है उसका पॉपुलेशन बढ़ाना है, उसका जो विविधता है वो डाइवर्सिटी है वो बढ़ाना है। इसमें हमारा जो अभी शुरुआत है तो नेचुरल फार्मिंग का, और कैसे पैदावार उसमें हो रहा है, कैसे मृदा में उसका क्या चेंज हो रहा है, उसमें क्या अच्छाइयाँ है, इस सब चीज़ों के ऊपर में हमारा संस्थान काम कर रहे हैं। और हम आपको बताएंगे कि क्या इसका कितना इसमें फ़ायदा है, क्या इसमें अच्छा चीज़ है, ताकि जो किसान भाई लोग हैं उसको अगर अपना करके मुनाफा ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसी का प्रयास है। तो हमारा ये है लागत कम हो, क्योंकि आज का टाइम में लागत का जो कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट है, फर्टिलाइज़र का दाम, पेस्टिसाइड का दाम, ये सब चीज़ बढ़ रहा है। तो हमको सोच विचार करके मृदा का स्वास्थ्य को टेस्ट करके अगर हम सही मात्रा में दें तो हमारा जो फर्टिलाइज़र का जो रिक्वायरमेंट है वो सही होगा। हम अधिक मात्रा में अप्लाई नहीं करेंगे और हमारा पैदावार बरकरार रहेगा। तो इस विषय में हमारा संस्थान काफ़ी रिसर्च किया है और हम बहुत सारा ट्रेनिंग दे करके, हम डेमोन्स्ट्रेशन दे करके हम किसान भाई सबको बताते हैं कि कैसे पैदावार बढ़ाया जाए। दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो नरवाई है, जो फसल अवशेष है, वो अक्सर हम जला देते हैं। और वो जलाने में क्या होता है, जो उसमें भी जो तत्व है, जो न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, काफ़ी सारा चीज़ है, जो नरवाई हम जला देते हैं तो कार्बन, उसमें जो कार्बन है जो मृदा में जाना चाहिए था वो ना जा कर के वो हवा में चला जाता है। और हवा में चला जाता है तो जो जलवायु जो परिवर्तन है उसके साथ उसका भी योगदान होता है। तो कभी भी नरवाई जलाना नहीं है, उसको इकट्ठा करके उसको रिसाइकलिंग करना है, कंपोस्टिंग करना है। क्योंकि वो बहुत ही हमारा जो मृदा का सूक्ष्म जीव है जिसको ऑर्गेनिक कार्बन उसको खाना है, वो खा करके न्यूट्रिएंट्स को छोड़ देता है मृदा में और वही चीज़ फिर पैदावार लेते हैं। तो कभी भी उनको जलाना नहीं है, उसको एक जगह में इकट्ठा करके उसको कंपोस्टिंग का तरीका है, कैसे करेंगे वहीं पर ही, कैसे इन सिटू कैसे हम उसको कंपोस्टिंग कर सकते हैं, क्रॉप रेसिड्यूज़ का जो नरवाई का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारा जो सूक्ष्म जीव का एक कंसोर्टियम, कई सूक्ष्म जीव का, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, ये कई तरह सूक्ष्म जीव का एक कंसोर्टियम हमने बनाए हैं हमारे संस्थान में। और हम फील्ड में उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। तो कैसे कितना जल्दी में वो 30 दिन में 40 दिन में कैसे मतलब उसको हम जल्दी से जल्दी उसको रिसाइकलिंग करके कैसे उसका फ़ायदा ले सकते हैं, वो करना ज़रूरी है। आप सबको हमें बताना चाहता हूँ, नरवाई डालना बहुत ही गलत बात है। उसमें हमारा मृदा में उसका जो मृदा स्वास्थ्य में उसका जो जलाने के वक्त में जो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, और उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स जो हवा में उड़ जाता है, साथ में और भी जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स है वो भी उड़ जाता है। तो ये हमारा स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं और मृदा स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। जैसे हम स्वास्थ्य की बात किए, हमारा स्वास्थ्य के बारे में बात किए हैं, तो जैसे मानव का स्वास्थ्य है, एनिमल का जो हेल्थ है, वो सब जो हम खाना खाते हैं, जो भी चीज़ वो मृदा से आता है। तो जो भी अगर
जो भी खाना हम लेते हैं उसमें अगर न्यूट्रिएंट्स भरपूर नहीं होता है तो हमारा स्वास्थ्य के ऊपर में उसका प्रभाव पड़ता है। उस विषय में हम रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और ये हर समय इसीलिए कि बैलेंस फर्टिलाइजर देना है। मृदा में कोई भी न्यूट्रिएंट्स का कमी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़, जैसे हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट आयरन की बात किए हैं, एनीमिया होता है, लेकिन ये सब चीज़ आता है मृदा से। जिंक भी वहाँ से आता है, आयरन भी आता है, कॉपर आता है, मैंगनीज, ऐसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारा शरीर में उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो सब कुछ हम जो खाते हैं फसल उसी का ही थ्रू आता है। तो आजकल कोविड का टाइम में जो इम्यूनिटी की बात करते हैं कि हम किसी का इम्यूनिटी कम है, किसी का ज़्यादा है, वो कैसे है, उसका परवरिश और उसका जो न्यूट्रिशन वो बहुत जब बड़ा रोल प्ले करता है। अब न्यूट्रिशन जब बात करते हैं तो सॉयल का जो न्यूट्रिशन, सॉयल का जो सूक्ष्म तत्व का है, वही चीज़ हमारा वेजिटेबल्स में, हमारा फ्रूट्स में, हमारा जो खाद्य है उसमें आता है और उसी से फिर हम लेते हैं और तभी हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। तो ये सब कुछ लिंक टू हमारा मृदा में। तो हम जो रिसर्च कर रहे हैं, हम मृदा का स्वास्थ्य को टेस्ट करके कितना फर्टिलाइजर देना है उस विषय में है। हमारा जो मृदा में लॉन्ग टर्म जो मतलब बहुत दिन से हम फर्टिलाइजर दे करके हम देखते हैं कि मृदा का शरीर में क्या असर होता है। ये हर समय पाया गया है कि जहाँ पर बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स, संतुलित रासायनिक खाद का जो यूज़ होता है, साथ में जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स वहाँ मृदा स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ पर खाली एक ही, जैसे यूरिया देते गए तो बहुत दिन के बाद मृदा स्वास्थ्य का कमी होता है। तो ये सब जो चीज़ है किसान भाइयों, और हमारा जो मृदा में आजकल सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, मृदा का कटाव है, वो भी एक समस्या है हमारे देश में। तो हर समय फसल हमारा खेत में रहना चाहिए, कवर रहना चाहिए, क्योंकि पानी के साथ मृदा बह जाता है। अगर ऊपर में कवर रहता है, कोई ना कोई फसल रहता है, मल्चिंग अगर हम करते हैं तो मृदा का जो इरोजन है वो कम हो जाता है। एक बड़ा समस्या है ये जो मृदा का कटाव है। और सबसे ज़्यादा जो सॉइल डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है, मृदा क्षरण है, तो उसको भी कम करना है। तो जो दो चार चीज़ मैंने आपको बताया, इसको पूरा सोच करके, समझ करके आपने पूरा हमारा साथ जुड़िए। आपको हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारा संस्थान में आप जोड़िए, आपको हम पूरा मदद करेंगे कि कैसे आधुनिक पद्धति, मॉडर्न जो प्रैक्टिसेस है, उस प्रैक्टिस को अपना करके कैसे आप अच्छा से सक्सेसफुल प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, पिछले कुछ वर्षों में खेती की लागत बढ़ी है, उत्पादन घटा है, जिससे किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों के लगातार इस्तेमाल से पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ा है। और इसके अलावा किसान भाइयों की लागत तो बढ़ी ही है, जिससे आपको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसका एक इलाज किसान भाइयों केंद्र सरकार ने खोजा है, और वो इलाज है प्राकृतिक खेती।
सदियों पहले हमारे देश में प्राकृतिक खेती ही होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैविक खेती के बाद हम रासायनिक खेती की तरफ आगे बढ़ गए, जिससे खेती को तो जो है उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाने पड़े हैं। वो ऐसे कि इससे मनुष्यों के शरीर पर विपरीत असर पड़ा है, तो खेती की लागत भी बढ़ी है और इससे किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती क्या है, इसे कैसे किया जाना चाहिए, केंद्र सरकार इस पर क्यों जोर दे रही है और कैसे किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, किस प्रकार एक देसी गाय की मदद से आप 30 एकड़ तक खेती कर सकते हैं बिना किसी लागत के। तो जीरो बजट प्राकृतिक खेती क्या है, आइए देखते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। फल सब्जियों की 6 किस्में राष्ट्र को समर्पित। किसानों को फसल बीमा दावा 7,600 करोड़ मिला। चना एवं मसूर का पंजीयन भी 5 मार्च तक। जायद में लगाएं तिल, चूजों की देखभाल। और अब खबरें विस्तार से।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के स्नातकोत्तर विद्यालय के विद्यार्थियों को पुरस्कार और डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्री तोमर ने फलों और सब्जियों की 6 किस्मों का राष्ट्र को समर्पित किया, जिनमें आम की 2 किस्में पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठ, बैंगन की पूसा वैभव किस्म, पालक की पूसा विलायती किस्म, ककड़ी किस्म पूसा गाइनोशियस ककड़ी हाइब्रिड 18, पूसा गुलाब की अल्पना किस्म शामिल हैं। श्री तोमर ने सभी कृषि संस्थानों से अच्छे किसान तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं पर उन्होंने कहा कि भारत को शीर्ष 10 कृषि उत्पाद निर्यातक देशों में शामिल करवाया है। हमारा लक्ष्य भारत को शीर्ष 5 देशों में शामिल करना है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि संस्थानों को ड्रोन की खरीद के लिए 100% अनुदान दे रही है, ताकि इस प्रौद्योगिकी को संस्थानों में पढ़ाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि स्नातक भी ड्रोन खरीद के लिए अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इससे पूर्व संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की किस्में देश के अन्न भंडार में सालाना 80,000 करोड़ रुपए राशि के लगभग 60 मिलियन टन गेहूं का योगदान करती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल क्षति की सबसे बड़ी राशि सिंगल क्लिक से वितरित की। इसके तहत उन्होंने 49 लाख दावों पर 7,618 करोड़ रुपए का वितरण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल में उनकी सरकार ने किसानों को 0% पर दिए जाने वाले लोन के ब्याज का 29,864 करोड़ रुपए चुकाया है, जबकि 30,000 करोड़ रुपए सस्ती बिजली के लिए अनुदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 22 महीने में 1,64,737 करोड़ रुपए किसानों के खातों में आ गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 66,000 करोड़ रुपए सिंचाई पर खर्च किए जाएंगे। 2024 तक नर्मदा जल का 100% उपयोग किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी 7,618 करोड़ किसानों के खाते में डाले गए हैं। इसके पूर्व जब फसल खराब हुई थी तब 2,876 करोड़ की रकम खाते में डाली गई थी। इस प्रकार किसानों के खाते में अब तक 10,494 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को तकनीक से जोड़ने की जरूरत है। मध्य प्रदेश खेती में प्रगति कर रहा है। प्रदेश में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि हम किसानों का दुख दर्द भली भांति जानते हैं। सबके सहयोग से प्रदेश में तेजी से कृषि कार्य हो रहे हैं। रबी वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार की समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत उपार्जन पोर्टल पर 5 मार्च 2022 तक चना एवं मसूर के पंजीयन गेहूं पंजीयन की तरह ही किए जा सकते हैं। समस्त किसानों जिन्होंने चना एवं मसूर की बुआई की हो, वे शासकीय अवकाश दिवसों को छोड़कर प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक निर्धारित लिंक पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के लिए किसान मोबाइल, कंप्यूटर तथा ग्राम, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय के सुविधा केंद्रों, सहकारी समिति द्वारा संचालित केंद्रों, MP ऑनलाइन कियोस्क एवं साइबर कैफे पर करवा सकते हैं। पंजीयन में भूस्वामियों के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज आधार कार्ड, आधार नंबर से पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं अन्य फोटो पहचान पत्र तथा सिकमी एवं वन पट्टाधारी किसान, अन्य फोटो पहचान पत्र तथा सिकमी एवं वन पट्टाधारी किसान, वनाधिकारी पट्टाधारी सिकमीदार को आधार कार्ड, आधार नंबर से पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं वन पट्टा व सिकमी अनुबंध की प्रति दस्तावेज आवश्यक होंगे। सभी किसानों को भुगतान उनके आधार नंबर से लिंक बैंक में खाते में किया जाएगा। तिल की काश्त अगर वैज्ञानिक तकनीक बिंदुओं को ध्यान में रखकर करें तो खरीफ की अपेक्षा जायद में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तिल की विकसित जातियां जैसे TKG 22, TKG 55, JTS 8, TKG 36 इत्यादि लगाई जा सकती है। बुआई का उचित समय फरवरी माह है। उर्वरक में नत्रजन 130 किलो, 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट पोटाश 33 किलो प्रति हेक्टेयर दे। उर्वरक एवं बीज मिश्रण कदापि नहीं करें। बीज दर 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। खेत में कतार बनाकर गोबर खाद में बीज मिलाकर हाथ से बोया जाए तो अच्छा अंकुरण मिल सकेगा। पत्ती मोड़कर कीट तथा भभूतिया रोग के नियंत्रण के लिए क्विल्नाफास 25 EC 2 मिली
प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतर से तथा भभूतिया की रोकथाम के लिए सल्फेट 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। नवजात चूजे का वजन अंडे के वजन का लगभग 75% होता है। एक नवजात चूजा लगभग 72 घंटों तक बिना दाने के जीवित रह सकता है, परंतु प्रारंभिक दाना देने की शुरुआत शीघ्र करने से उसकी विकास दर अच्छी होती है। चूजों को साफ पेय पानी हर समय उपलब्ध होना चाहिए। चूजों के समुचित विकास एवं पोषण, प्रजनन, स्वास्थ्य, आवास एवं प्रकाश का उचित प्रबंधन अति आवश्यक है। चूजों के आने पर 8% गुड़ या शक्कर का घोल देना चाहिए ताकि तुरंत ऊर्जा की पूर्ति हो सके। गर्मी के दिनों में इलेक्ट्रॉल या ORS का पाउडर पीने के पानी में देना चाहिए। शुरुआत के 2 हफ्तों में 1 दिन के अंतराल में विटामिन मिश्रण पीने के पानी में देना चाहिए। सांद्र आहार दाना सम्मिश्रण पहले दिन में ही देना शुरू कर देना चाहिए। सांद्र आहार में मुख्य रूप से ऊर्जा स्रोत के रूप में मकई, चावल, कनकी, गेहूं, ज्वार, बाजरा तथा प्रोटीन स्रोत के रूप में सोयाबीन, मूंगफली, बिनोला, खली, दाल, चुन्नी एवं मछली के चूरा का उपयोग किया जाता है। खनिज लवण मिश्रण 1.5 प्रति 100 किलोग्राम मिलाया जाना चाहिए। नमक की मात्रा 0.6 भाग प्रति 100 किलोग्राम होनी चाहिए। विटामिन मिश्रण 50-100 ग्राम प्रति 100 ग्राम किलोग्राम मिलाना चाहिए। ग्रामीण परिवेश हेतु देसी एवं संकर नस्ल के चूजे अधिक उपयुक्त होते हैं। तो किसान भाई बहनों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। एक और सूचना आपको देना चाहेंगे, इस प्रोग्राम को आप दोबारा देख सकते हैं रात 11 बजे और सुबह 7:30 बजे। तो अगले अंक में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।